एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काय चिकित्सा पेपर सेकंड, जिसमें हम पेपर सेकंड में चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे वात व्याधि के बारे में। तो वात व्याधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पहले इस लेक्चर में हम बात करेंगे पक्षाघात के बारे में, स्नायुघात के बारे में बात करेंगे, वात की सामान्य चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो 3 टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वात व्याधि एक्चुअल में है क्या? तो वात की वजह से उत्पन्न होने वाली व्याधियों को हम क्या कहेंगे? वात व्याधि कहेंगे। वात कैसी वात? अब क्वेश्चन आता है कि वात तो डिफरेंट टाइप की है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल कहता हूं तो अगर मैं बात करता हूँ वात व्याधि है क्या, विकृत वात की वजह से उत्पन्न होने वाली व्याधियां वात व्याधि कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर निरुक्ति में भी क्या कहा गया है? विकृत वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि। तो विकृतवात से उत्पन्न होने वाली कैसी असाधारण व्याधियों को ही हम क्या कहते हैं? वात व्याधि कहते हैं। तो विकृतवात से उत्पन्न होने वाली असाधारण व्याधियां ही वात व्याधि कहलाती है। अब अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं तो वात दोष की विकृति से उत्पन्न विशिष्ट व्याधियां, तो ऐसी कुछ विशिष्ट व्याधियां, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस जो किससे उत्पन्न हो रही है? वात से उत्पन्न हो रही है, उनको हम क्या कह रहे हैं? वात व्याधि का नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसके निदान के बारे में। तो निदान क्या रहेगा? आपको पता है वात व्याधि है तो वात को कुपित करने वाले जितने भी निदान होंगे वो सारे निदान यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। जैसे जो हम निदान को पढ़ेंगे यहाँ पे आहारज निदान, विहारज निदान और साथ में विशिष्ट निदान करके हम बात करेंगे। तो अगर आप आहार में रुक्ष आहार ले रहे हो, शीत आहार ले रहे हो, तो आपको पता है वात का गुण कैसा? तख्त रुक्ष लघु शीत है। तो अगर रुक्ष ले रहे हो, शीत ले रहे हो, बहुत कम मात्रा में आहार ले रहे हो, असात में आहार ले रहे हो, अध्यशन कर रहे हो, विषम आसन, कटु तिक्त कषाय प्रधान द्रव्य का सेवन कर रहे हो, तो वात को डोमिनेट बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह विहारज में अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, रात्रि जागरण, शोक, भय, चिंता, काम वगैरह है, तो वो भी क्या करेंगे? वात को दुष्ट करने का काम करेंगे, कुपित करने का काम करेंगे। इसी तरह विशिष्ट कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मान लो किसी प्रकार की चिरकालीन रोग, बहुत ज्यादा लंबे टाइम से किसी को क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, और या फिर धातु का क्षय हो रहा है, ठीक है, या वात दोष किसी एक रीजन से खुद ही क्षय हो रहा है, या फिर आम रस की उत्पत्ति हो रही है, तो उस वजह से भी क्या होगा? वात व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि आम जब उत्पन्न होगा तो क्या करेगा? वात में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराएगा। वात का जो एक नॉर्मल पाथवे है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा सकता है, जिसकी वजह से वात व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पे कॉमन संप्राप्ति चक्र की बात करते हैं। मान लो आपने क्या किया? वात वर्धक आहार विहार लिया, तो जो वात वर्धक आहार विहार लिया या फिर आपने वात को कुपित करने वाला आहार विहार लिया, तो वात या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्म करेगी, या वात क्या करेगी? बहुत कम काम करेगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलती है वो दोनों मिलेंगी। जैसे मान लो आक्षेपक है, कन्वर्जेंस है, तो कन्वर्जेंस में क्या होता है? वात की वृद्धि की वजह से कन्वर्जेंस है। किसी को ट्रेमर्स आ रहे हैं, मान लो किसी की बॉडी शेक कर रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो किस वजह से हो रहा है? एक्चुअल में कि वात जो है, जो नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है, तो वही है। अगर क्षय हो गया तो पैरालिसिस, मान लो किसी की मसल्स काम नहीं कर रही है, पैरालाइज हो चुका है पर्सन, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी जो नर्व्स थी वो वहां पे कहीं ना कहीं डैमेज है। तो उस वजह से जो है, तो व्याधि कैसे मिलेंगे? तो वात की वृद्धि होगी या वात की क्रम में क्षय होगा। तो वात कारक या तो वात प्रकोपक निदान किया तो वात दोष की विकृति होगी, या तो वात क्या जो कर्म है वो बढ़ जाएगा या वात का कम हो जाएगा। जैसे वात की वृद्धि अगर होगी तो क्या होगा? आक्षेपक कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, कम को देखने को मिल सकता है, ट्रेमर्स या फिर शूल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर क्षय हुआ तो पक्षवत हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस, या फिर अर्धित हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, संप्राप्ति घटक की बात करते हैं यहाँ पे, तो दोष क्या रहेगा? वात दोष रहने वाला है। दूषिय सारी धातु और स्पेशली रक्त धातु यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अधिष्ठान की बात करते हैं, अंग हो सकते हैं, प्रत्यंग हो सकते हैं, पूरे सर्वांग हो सकता है, कोष्ठ हो सकता है, कंडरा में जाके कुपित हो सकती है, सिराओं में जाके कुपित हो सकती है, स्नायु में जाके कुपित हो सकती है। ठीक है, स्रोतस हो सकते हैं, वात में स्रोतस रहेंगे। स्रोत दृष्टि में क्या होगा? या तो विमार गमन, मतलब अपने रास्ते से जो था उसका एक जो पाथवे था वहां से हट गई है, या फिर वहां पे क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसका संग हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अग्नि क्या रहेगी? अग्नि विषम अग्नि देखने को मिलती है। साध्य साध्यता की बात करते हैं तो बेसिकली अगर नई स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, तो साध्य या साध्य रहेगी। अगर जीर्ण है, क्रॉनिक है, तो याप्य या असाध्य की कंडीशन देखने को मिलती है। पूर्व रूप की बात करते हैं तो पूर्व रूप में क्या होता है? जितने भी लक्षण होते हैं वो खुद ही पूर्व रूप अवस्था में देखने को मिल जाता है। तो एक मैं कहता हूं यहाँ पे पूर्व रूप अवस्था देखने को ज्यादातर नहीं मिलती है। सामान्य लक्षण की बात करते हैं, अंग प्रत्यंग में असंकोच होना, कॉन्स्ट्रक्शन होना, ठीक है, पार्श्व वगैरह में अस्थि वगैरह है या पर्व वगैरह है, वहां पे भेद, ऐसा कोई ऐसा लग रहा है भेद रहा है, पेन हो रहा है, वहां पे रोमांच होना, ठीक है,
परलाप, खंगता, पंगता, अंग में शोष होना, अनिद्रा, गर्भ का नाश होना, वात विकृत होगा तो गर्भ का नाश करेगी, शुक्र का नष्ट होना, शरीर में स्पंदन होना, अर्धित, आक्षेपक और आयस, ये सारे यहाँ पे लक्षण मिलते हैं। अब वात व्याधि का क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आवरण से बात करते हैं तो वात के 42 आवरण होंगे, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रहेगा सभी प्रकार के वात के से परस्पर अगर आवरण हो रहा है, मतलब प्रकुप्तदा, प्राणवात, इस तरह से सारे जितने भी हमारे वात के परस्पर आवरण है तो 20 रहेंगे। पित्त से आवृत अगर वात है तो एक कफ से है, एक सर्व धातु से 7 आ जाएगा। मल से अगर वात आवृत हो चुकी है, मलों ने वात को ढक लिया तो 1 होगा। मूत्र की वजह से, सर्वांग की वजह से, पित्त की वजह से 5 प्रकार की पित्त है, ठीक है, 5 प्रकार के कफ है। तो इस तरह से कितने हुए टोटल हमारे पास 42 रहेगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू का भी पॉइंट बनता है कि आवरण की उत्पन्न से की वजह से वात व्याधि कितनी है, 42 है। एक अंग से उत्पन्न वात व्याधि मतलब कोई एक पर्टिकुलर अंग वहां पे क्या है, डिफॉर्मिटी वहां पे मिल रही है, तो उसको हम कह रहे हैं एक अंग में। जैसे मान लो फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर वेस्टिंग है, क्रैम्प्स हो गए, ट्रेमर्स हो गया, पाल्सी हो गया, तो ये सारे यहाँ पे कुछ डिजीजेस आपको यहाँ पे नाम याद रख लेना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। पर्टिकुलर यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे टोटल हमने 42 पढ़ा था, यहाँ पे टोटल ऐसा कुछ दिया नहीं है खास, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर याद कर सकते हो, ग्रदरी सियाटिका याद कर सकते हो, पाददाह, पादहर्ष, विश्वाची, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे 1-2 एग्जांपल याद कर सकते हो। सर्वांग वात व्याधि, सर्वांग मतलब क्या है, पूरा जो है बॉडी कहीं ना कहीं, जैसे अर्धित की बात, पूरा एक एरिया वहां पे स्पेसिफिकली वहां पे क्या है विकृत हो चुका है, जैसे अर्धित हो गया, आक्षेपक हो गया, कन्वर्जेंस हो गए, ठीक है, अपानक हो गया, अपतंत्रक हो गया, कंपवात हो गया, तो ये सारी चीजें पार्किंसन, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा सर्वांग वात व्याधि के एग्जांपल्स में रहेंगे। कोष्ठगत वात, अब कहां गई बात, कोष्ठ में गई है तो कोष्ठ में विकृति करेगी, जैसे आमाशय में अगर गई है तो उसको आज के मॉडर्न के टाइम कोरिलेट कर सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कह सकते हैं। आना जैसे डिस्टिंक्शन करा देगा एब्डोमेन का, या कॉन्स्टिपेशन करा देगा, आद्यमान करा देगा, अष्टीला हो जाएगा, तूनी हो जाएगा, परतूनी, ठीक है, रीनल कॉलिक से यूरेथ्रल कॉलिक वगैरह हो जाएगा। तो एक एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने, यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम पढ़ने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, नोट्स में आपको दिख रहा है, कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद हो वो याद कर सकते हैं। दुष्य है तो दुष्य कितने 7 है, तो 7 ही टाइप के, यहाँ पे त्वग में गई है तो त्वगत वात होगी, रक्त में गई है तो रक्तगत, जिससे वो कोरिलेट कर सकते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस से, रक्तगत को किससे कोरिलेट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन से, मास में गई है तो मायोपैथी से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी हो जाएंगे, दुष्य के बेसिस पे 7 रहेंगे। वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा क्या करना है, वात बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो सामान्य कर्म है जैसे स्नेहन कराएंगे, उसको साथ में क्या देंगे, मृदु विरेचक औषधि देंगे। वात का अनुलोमन कराना है, वात को निकालना है, ऐसी चिकित्सा करेंगे। दीपन पाचन औषधि देंगे, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करते हैं वात व्याधि में क्या बताया था कि अग्नि जो है वो बंद हो जाती है। नशे कराएंगे, धूमपान कराएंगे, मधुर अम्ल लवण और स्निग्ध आहार वगैरह का प्रयोग करेंगे, मतलब जो वात के गुण के अपोजिट है ऐसा ही आहार विहार हम उसको कराएंगे। शोधन चिकित्सा में अगर बात करते हैं, स्नेहन कराएंगे, ठीक है, शोधन कराएंगे, तो स्नेहन कैसे कराना है, आवरण रहित केवल शुद्ध वात दोष से। अगर पहला ध्यान रखना है कि उसमें कोई आवरण नहीं होना चाहिए, मतलब कफ आवृत ना हो, ठीक है, तो केवल शुद्ध वात है तभी हम क्या करेंगे, घृत, तेल, वसा अथवा मज्जा। अगर कफ है, कफ इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे स्नेहन कर्म नहीं कराएंगे। शोधन कर्म कब कराना है, अगर रोगी का सम्यक रूप से स्नेहन होने के बाद, ठीक है, सर्व शरीरगत अथवा शरीर से प्रभावित भाग पर वात नाशक तेल वगैरह का हमें लगाना है। उसके बाद नाड़ी, स्वेद, प्रस्तर, संकर, जो भी वहां पे जिस व्याधि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हम वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें विधि अनुसार वहां पे शोधन कराना है। विरेचन करा सकते हैं, स्नेहन शोधन। वात अगर अधिक बलवान नहीं है तो हमें स्नेहन शोधन कराना है, ठीक है, और विरेचन कर्म कराना है अगर वात बहुत ज्यादा बलवान है, ठीक है, वात अधिक है और बलवान रोगी है, सॉरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वात अधिक है लेकिन रोगी बलवान नहीं है तो स्नेहन स्वेदन में काम करा दो। अगर वात अधिक है और बलवान रोगी है तो वहां पे विरेचन के लिए बताया गया। तिलवक से सिद्ध घृत का प्रयोग बताया गया, सातला से सिद्ध घृत का प्रयोग और एरंड तेल को दूध के साथ करा के हम विरेचन करा सकते हैं। साथ में बस्ती का हम दे सकते हैं। मान लो अगर रोगी जो है विरेचन के योग्य नहीं है तो हम उसको क्या करा सकते हैं, बस्ती को अल्टरनेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो रोगी अगर योग्य नहीं है विरेचन के तो हम क्या करा दें, बस्ती कर्म करा सकते हैं। रसायन चिकित्सा में क्या कराएंगे, ब्रह्म रसायन दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं, आम्ल के रसायन, हरित की वगैरह दे सकते हैं। नस्य और धूमपान में षण बिंदु तेल, अणु तेल, इन सबका नस्य के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हमारा होगा संशोधन चिकित्सा जो हमें वहां पे पंचकर्म कराना है। अब हम बात करते हैं शमन चिकित्सा, यानी कि औषधि कौन सी यूज करनी है। तो यहाँ पे याद कर लेना कुछ औषधियां जो मैंने यहाँ पे दी है, यही ऑलमोस्ट जितनी डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पे रिपीटेड होंगी। जैसे रस भस्म पुष्टि जो आपको पता है कॉमन मात्रा होती है 125 से 250 mg, अनुपान मधु रहता है।
वाद गंजांकुश रस रहेगा, सर्वांग सुंदर, स्वर्ण भस्म और अभ्रक भस्म, ये 4 याद कर लेना, बहुत जगहों पे काम आने वाली है। चूर्ण की बात करते हैं 2 से 5 ग्राम रहेगा, अनुपान वही कोष्ण जल के साथ दे सकते हैं, मधु के साथ, जिसमें अश्वगंधा आ जाएगा, नागराज चूर्ण आ जाएगा, शुंठियर कुपीलू के साथ, नारायण से नारसिंह चूर्ण आ जाएगा भल्लातक के साथ, और पंचकोल चूर्ण आ जाएगा। ठीक है, क्वाथ ले सकते हैं 20 से 40 ml जल के साथ, महारासना आदि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, रासना आदि क्वाथ, गोक्षु आदि क्वाथ। ठीक है, तो 3 यहाँ पे रासना ही है और एक गोक्षु है, ये इजी रहेगा। तेल साथ में ले सकते हैं, मात्रा कितनी है तेल की, 10 से 20 ml लेना है, अनुपान दूध या उष्ण जल के साथ लेना है, रसोन तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल वगैरह का वहां पे अभ्यंग के रूप में यूज कर सकते हैं। घृत को लेना है, मात्रा कितनी लेनी है, 10 से 20 ml दूध या उष्णोदक के साथ, दशमूल घृत, अश्वगंधा या मज्जा स्नेह लेना है। गुग्गुलू का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, मात्रा कितनी लेनी है, 500 mg से 1 ग्राम तक, मधु और जल के साथ। योगराज, महायोगराज, सिंहनाद, अमृता, शतावरी, लाक्षा आदि गुग्गुल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इनमें से याद कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी व्याधियों में यही सारी चीजें रिपीट होके आएंगी। आसव वगैरह ले सकते हैं, दशमूल आसव, बला आसव, अश्वगंधा, अरिष्ट और द्राक्षासव वगैरह यूज कर सकते हैं, 10 से 20 ml मात्रा। और एकल औषधि में निर्गुंडी, बला, गुग्गुल, शुंठी, बल्ला तक, हिंगू, सहीजन, रासना, दशमूल, अश्वगंधा, शतावरी, देवदारू वगैरह यूज कर सकते हैं। ये एक आदर्श चिकित्सा पत्र है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, पहला बनाते किस तरह है, मैं पेपर 1 की वीडियोस में बता चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है, पथ्य वगैरह का सेवन बताना है, वातनाशक आहार वगैरह देना है, शोधन चिकित्सा करानी है। और अगर यहाँ पे आदर्श चिकित्सा पत्र करिए तो यहाँ पे प्रातःकाल देना है। क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, महायोगराज गुग्गुल 500 mg, ठीक है, 2 मात्रा है। कोष्ण जल से अग्नि तुंडी बटी 250 mg, परवाल पंचामृत रस 250 mg, रस राज रस है, ये सब मधु से देना है, 2 मात्रा। ठीक है, भोजन के बाद क्या देना है, रासना सप्तक क्वाथ, माश, बला आदि क्वाथ, ये जल से देना है, 1 से 2 मात्रा। ब्रह्म रसायन अश्वगंधा पाक दे सकते हो दूध के साथ। ठीक है, ये जो चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सा पत्र है वो किसी भी एक वीडियो से या किसी एक लेक्चर से याद करना, सबका आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। वो पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, पेपर 1 की वीडियोस में किस तरह से बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। आपको सिंपल औषधि याद करनी है, कुछ एक स्पेसिफिक सिम्टम सिस्टम पे, और उसके अकॉर्डिंग अपना चिकित्सा पत्र हमें तैयार करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नायुगत वात। तो स्नायुगत वात में सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे टेंडेंस है, लिगामेंट है, वहां पे क्या हो चुका है, वात ने दृष्टि की है, तो उसी को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, बहिरायाम मतलब ऑपिस्टोटोनस हो सकता है। ऑपिस्टोटोनस में क्या होता है, देखो इस तरह के टेटनस की कंडीशन में जो मिलता है कि जो तुम्हारी बॉडी है बाहर की तरफ इस तरह से तुम्हें क्या होगी, कह सकते हैं स्पाज्म मिल सकता है। अंतरायाम में क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ जाती है बॉडी इस तरह से। ठीक है, और यह हो भी सकता है प्लेयोस्टोटोनस हो जाए कि मतलब एक जैसे लाइंग पोजीशन में होगा, तो वहां पे भी देखने को मिल सकता है। खली हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है एंकल में, नी में, रिस्ट जॉइंट में। ठीक है, कुब्जता जैसे बैक हम्प, यहाँ पे एक नॉर्मल नेक देखो, यहाँ पे क्या निकली हुई है, तो इस तरह की नेक निकल जाती है। ठीक है, सर्वांगवात में हो सकता है, जनरल न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर इसी में इंक्लूड किया जाता है। एकांगवात जो है लोकलाइज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्तंभ, कंब, शूल, आक्षेपक वगैरह, ये सारी चीजें स्नायुगत वात में हमारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चिकित्सा क्या करनी है, जितने भी लक्षण है संहिताओं ग्रंथ में वर्णन है, उनके अकॉर्डिंग हमें व्याधियों के वर्णन में चिकित्सा सिद्धांत करें। मतलब जैसे एकांगवात में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा, सर्वांगवात में जो बताई गई उसके अकॉर्डिंग हमें चिकित्सा करनी है। देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर एरिया, कौन सा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है हमारा, पक्षाघात। पक्ष का मतलब, घात का मतलब क्या हुआ, पक्ष मतलब एक एरिया, आघात मतलब क्या होना, वहां पे इंजरी होना, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे याद कर सकते हो। तो पक्षाघात में बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारा रस व रक्त व मांस व मेदो और प्राण व स्रोत इनकी दृष्टि होती है, जिसमें क्या होता है, तो तुम बेसिकली देखोगे तो वहां की जो सिराएं हैं, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, जो भी हमारे स्नायु है, सीरा है, ठीक है, वहां पे हमारे सीरा है, स्नायु है, उनको सुखा देती है, उनको शीतल कर देती है। और जिसके से क्या होगा, जो भी हमारा पर्टिकुलर फंक्शन था वो क्या हो जाता है, वहां पे लॉस हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं हमारा पक्षाघात। तो पक्षाघात में क्या है, परिचय अगर बात करते हैं तो पक्षाघात रोग में रस व रक्त व मांस, मेद और प्राण व स्रोतों की दृष्टि होती है। तो याद रखना किस किस की दृष्टि है, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। रस व रक्त व मांस, मेद और प्राण व स्रोतों की दृष्टि होती है।
ठीक है। पक्षाघात प्राय रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होना। रक्त वाहिनी मतलब जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी आपके ब्लड स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, उनमें क्या होना, अवरोध होना। तो रक्त वाहिनियों के विदीर्ण होने से रक्त स्राव उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। अब इसमें बेसिकली परिभाषा की बात करते हैं तो अनेक कारणों से जब प्रकोपित वात जब शीरा के आधे भाग में अधिष्ठित होकर शीरा और स्नायु हो, वात क्या हुई, दूषित हुई। वात दूषित होने के बाद कहां गई, शीरा आधे भाग में गई। जिस भाग की भी शीरा, जिस भाग में भी जाएगी वहां के शीरा और स्नायु को सुखा देती है, संधि बंधनों को शिथिल कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, जिसके से मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, जो शरीर की क्रियाएं वो नष्ट हो जाती हैं। निदान क्या रहेगा, ऐसी जो बात व्याधि पढ़ रहे हैं तो वातज के जितने भी आहार विहार हमने पढ़े थे, जो विशेष निदान थे वो भी यहाँ पे रहेंगे। तो संप्राप्ति चक्र की बात करते हैं। यहाँ पे निदान सेवन किया, वात कुपित होगा। वात कुपित होने के बाद हो सकता है कि पित्त अथवा कफ से अनुबंध हो जाए, आवृत वात हो जाए। अगर शीराओं में गया तो शीरा शोष, स्नायु में गया तो स्नायु शोष। अगर शीराओं में गया तो वहां पे क्या करेगी, रस की दुष्टि, रक्त की दुष्टि, मांस की दुष्टि। शीराओं में गया है तो ठीक है। अगर स्नायु में गया तो मेद की दृष्टि करेगी। इसी तरह प्राण व स्रोतों में अगर अधिष्ठान हो गया तो धमनी जो है, वात नाड़ी वगैरह वहां पे शोष करेगी और पक्षाघात कराएगी। देखो पक्षाघात बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स से तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले निदान होगा, वात कुपित होगी। वात कुपित होने के बाद क्या करेगी, अगर पित्त या कफ से उसका आवरण होगा, अगर स्नायु सिराओं में गई है, सिराओं में जाके शोष करेगी, जिसके से रक्त की दृष्टि होगी, रक्त की दृष्टि होगी, मांस की दृष्टि होगी। ठीक है। अगर स्नायु में गई है तो वहां पे क्या होगी, मेद की दृष्टि होगी। और जब भी जहां जिस स्पेसिफिक एरिया में जाएगी वहां की मोबिलिटी को कम कर देगी, जिसकी वजह से पक्षाघात की उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। संप्राप्ति घटक की बात करते हैं, दोष कौन सा, वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि। दूषिय कौन सा है, रस, रक्त, मांस, मेद और नाड़ी संस्थान, जो आपकी नर्वस सिस्टम है वो। ठीक है। अधिष्ठान की बात करते हैं, शरीर में अधिष्ठित होता है। स्रोतस की बात करते हैं, रस व रक्त, मांस, मेद और प्राण। स्रोतस मैंने आपको बताया था। स्रोत दृष्टि में क्या होगा, सन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अति प्रवृत्ति हो सकती है, या ग्रंथि यहाँ पे निर्माण हो सकता है। अग्नि की अगर बात करते हैं तो अग्नि यहाँ पे बात की जैसे विषम अग्नि रहेगी। अगर व्याधि की बात करते हैं तो अशुकारी भी हो सकती है, चिरकारी भी हो सकती है, मतलब एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। अब पक्षाघात के टाइप्स पढ़ते हैं या पक्षाघात का स्पेसिफिक अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 5 यहाँ पे अवस्थाएं रहती हैं, 4 अवस्थाएं रहती हैं, एकांगवात, सर्वांगवात, अग्रांगवात या पक्षवत। ठीक है। सबसे पहले एक आघात बात करते हैं, जिसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं मोनोप्लेजिया के नाम से। मोनोप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है, जो आपके प्रकोपित वात है किसी एक शरीर, किसी भाग में रहने वाली सीरा और स्नायु को सुखा देती हैं और वहां पे क्या करती है, संकोच, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में पैरालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ, ये हमारा मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होगा, यहाँ पे देखो एक किसी पर्टिकुलर एरिया की जो यहाँ पे आर्टरीज थी, जो ब्लड वेसल सप्लाई थी वगैरह थी, वो सब यहाँ पे क्या हो गई, हैम्पर हो गई। ठीक है। सिराओं को, स्नायु को वहां पे क्या किया, शुष्क कर दिया और देन उसके बाद क्या किया, यहाँ पे संकोच उत्पन्न किया। वही हमारा एकांगवात, मोनोप्लेजिया। तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी भाग में रहने वाली सीरा, स्नायु को शुष्क कर हाथ अथवा पैरों में संकोच उत्पन्न कर देती है। उसको हम क्या कहते हैं, एकांग आघात कहते हैं। सर्वांग आघात का मतलब क्या है, क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब पूरा प्रकोपित वायु शरीर की संपूर्ण सीराएं और स्नायु को शुष्क कर देती है और सर्व शरीर में व्यापक हो जाती है, उसी को हम कहते हैं सर्वांग आघात। यहाँ पे देखो ये हमारा, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया, ये पूरा का पूरा एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है। इसी तरह अर्ध आघात, अर्ध आघात मतलब क्या है, पैराप्लेजिया, मतलब कमर के नीचे का आधा भाग क्रियाहीन हो जाता है, या कभी कभी क्या होगा, रक्त मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे देखो, तुम अगर यहाँ पे देखो, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पैराप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया में देखो पूरा एक नीचे वाला एरिया क्या है, इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। पक्षवत या अर्धाघात, इसमें क्या होगा, शरीर के दक्षिण या वाम, या तो लेफ्ट या राइट भाग में लंबाई में प्रत्येक अंग का आघात हो जाता है, मतलब पूरा एक पूरा एक पर्टिकुलर पूरा सेगमेंट। जैसे यहाँ पे हेमिप्लेजिया देख रहे हो, ये पूरा मेरा लेफ्ट एरिया मान लो या फिर मेरा राइट एरिया मान लो, पूरा एक पार्ट जो है, तो या तो पूरा एक भाग वाम, या तो राइट साइड या पूरी लेफ्ट साइड, वो वहां पे अगर कुपित हुई है, वो वहां पे अगर दुष्ट हुई है, तो वो कहलाएगा पक्षवत या अर्धांग आघात का नाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम हेमिप्लेजिया का नाम देते हैं।
साध्य साध्यता की बात करते हैं, अगर पित्त और कफ का अनुबंध वहां पर है तो साध्य है। शुद्ध अगर वात व्याधि की वजह से हुआ है तो फिर साध्य है। गर्भिणी है स्त्री, गर्भिणी स्त्री है, प्रसूता है, बालक है, वृद्ध है या क्षीण है तो असाध्य रहेगी। उपद्रव की बात करते हैं, मूर्छा, क्षीण, मांस विसर्प, दाह और मृत्यु भी हो सकती है। चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें स्वेदन कराना है, स्नेह द्रव्य से युक्त विरेचन कराना है। और अगर आदर्श चिकित्सा पत्र मैं बात करूंगा, ये आप खुद से याद करना, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है, निदान परिवर्जन करना है। रस में हम दे सकते हैं रसायन योगराज गुग्गुल दे सकते हैं, मलय सिंधु रसराज, मधु से दे सकते हैं 1 से 2 मात्रा सुबह और शाम। ठीक है, अग्नि कुंडीवटी वातारी गुग्गुल 250 mg दे सकते हैं 1 से 2 मात्रा सुबह शाम। भोजन के उत्तर दे सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं, दशमूल अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट समभाग में देना है। ठीक है, 20-20 ml, जितना 20 ml हमें लिया है तो 20 ml जल देना है। माश वाला आदि क्वाथ देना है 30 ml 2 मात्राओं में। रात में सोते समय यानी कि निशा काल में क्या कर सकते हो, हरित आदि चूर्ण, रित की चूर्ण दे सकते हो 3 ग्राम पोषण जल से, गर्म दूध से, पानी से। स्थान में अध्ययन करना है, प्रसारणी तेल वगैरह चंदन वाला आदि तेल से स्वेदन कराना है, सर्वांग से पेटिका स्वेदन या पत्रपिंड स्वेदन। ठीक है, ये उचित व्यायाम कराना है और समुचित पथ्य का पालन हमें करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पक्षाघात और ये हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था और हमारे स्नायुवात। तो यहाँ पे ये हमने सारी चीजें डिस्कस की। आई होप इस लेक्चर में समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।